बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। हम कैसे भूलें जब भारत को आजादी का दर्पण दिखना था, वीर सपूतों के द्वारा जब पितरों का तर्पण दिखना था, तब वही त्वरित ही भारत का जर्रा जर्रा कुमलाया था और उन बेटों का हुआ विभाजन जिनको एक कोख ने जाया था। हमारे मध्य विभाजन विभीषिका से विस्थापित परिवार के सदस्य हैं जो विभाजन और विस्थापन की त्रासदी का अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। सबसे पहले आमंत्रित करूंगी सिंधी समाज से श्री मुरलीधर जी को। भारत माता की। आयोलाल सभई चो। आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त, देश का सबसे बड़ा त्योहार, ईद, होली, दिवाली से बढ़कर त्योहार। हम सबसे बड़ा त्योहार 15 अगस्त को ही मानते हैं, आजादी और 26 जनवरी, दो त्योहार हमारे लिए सबसे बड़े त्योहार हैं। मान्यवर, सन 47 की याद, जब देश में आजादी का बिगुल बजा, लोग यहां के लोग झूम रहे थे आजादी की, जो 200 साल बाद उनको आजादी मिली। छीने गए, क्या क्या अत्याचार हुआ, इतना बड़ा अत्याचार जिसका जिक्र मैं कर नहीं सकता। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे विश्व हिंदू परिषद के नेता सब बहुत हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। विगत हम लोगों को सौभाग्य मिला था नागपुर में माननीय जी से मिलने का, भागवत जी से, जो इतनी अच्छी बातें हम लोग को सुनाई जो हमारे को भी नहीं पता, कितनी त्रासदी हमारे साथ। कार्रवाई को पूरा करते हुए जमीन आवंटन की एक बड़ी कार्रवाई को उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, जिसमें बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर, इन सभी जनपदों के हमारे सर्वे के काम पूरे हो गए हैं और बहुत शीघ्र इस बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बिजनौर में जून 2026 को पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों एवं पूर्व सैनिकों, लीज धारकों को भूमि धरी अधिकार पत्र प्रदान किए गए। लखीमपुर खीरी में अप्रैल 2026 को 331 बांग्लादेश यानी पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू परिवारों को भूमि धरी अधिकार पत्र प्रदान किए गए। पीलीभीत में विभाजन विस्थापित परिवारों को 1 एकड़ तक भूमि पर भूमि धरी अधिकार प्रदान किए गए। आइए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन तथा पीड़ितों को श्रद्धांजलि दें, क्योंकि देश सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि कृपया अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में स्मृति दिवस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न समाजों से आए हुए विस्थापित परिवारों के सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश 1947 में विभाजन की
उस भीषण त्रासदी के स्मृति दिवस के साथ जुड़ा हुआ है, जो विश्व मानवता के इतिहास का सबसे काले अध्यायों में से एक है। जब करोड़ों हिंदुओं को अपने ही मातृभूमि से, अपनी ही जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा था और लाखों की संख्या में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी इनका कत्लेआम हुआ। किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इस पीड़ा के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने वाला नहीं। सुनने और संवेदना की बात तो दूर, अपनी स्वयं की सत्ता प्राप्त होने की लिप्सा इस हद तक एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल करके उसके टुकड़े कर दिए गए। यानी भारत विभाजन की त्रासदी उसी दिवस की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित कराती है। यह दिवस केवल एक स्मृति दिवस मात्र नहीं है, यह इतिहास के पन्नों को उलटने जैसा नहीं है। यह दिवस इतिहास के उन काले अध्यायों से हमें बहुत कुछ सीखने की एक प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। क्योंकि यह केवल उसका स्मरण भर मात्र करने भर से इसकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये समस्या क्यों पैदा हुई, किन लोगों के कारण पैदा हुई, इसके कितने दोषियों को सजा दी गई और आखिर कब तक ये हिंदुस्तान इसकी कीमत चुकाता रहेगा। ये प्रश्न आज भी हम सबके सामने उसी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और इसलिए इतिहास केवल परीक्षा का एक पाठ्यक्रम नहीं होता है। इतिहास गौरवशाली क्षणों पर गर्व की अनुभूति करने और अतीत की गलतियों को परिमार्जन करने का एक अवसर भी हमें देता है। और स्मृति दिवस के पीछे का भाव भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही रहा है। देश तो 1947 में आजाद हो गया। मैं भौचक था। कि 1947 में देश आजाद हो गया। पाकिस्तान समर्थकों ने जो भूभाग नहीं भी मांगा था, वह भूभाग पंजाब का हो या बंगाल का, जबरदस्ती पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। हर व्यक्ति जानता है
सिंध हिंदू बाहुल्य था, सिंधी बाहुल्य था, जबरदस्ती वो अभी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। पंजाब पंजाबी बाहुल्य था, जबरदस्ती उनके हवाले कर दिया गया। बंगाल बंगाली बाहुल्य था। आज भी आप जाएंगे बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर के देखिए उस त्रासदी को, सारे हिंदू गांव, लेकिन जबरदस्ती बांग्लादेश को दे दिए गए। इस शर्मनाक कृत्य किसी और ने नहीं किया। यह शर्मनाक कृत्य क्या था? सत्ता के प्रति अति आतुर उस कांग्रेस ने, जिस पर इस देश ने आंखें बंद करके विश्वास किया था। उसने उस विश्वास की कीमत विश्वासघात के रूप में, इस रूप में हमें दी। आपने अभी ये चित्र देखा होगा यहां पे, जो वीडियो आपके सामने चला है, और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि एक बार जब आप जाएं तो थोड़ा बाहर जो प्रदर्शनी लगी हुई है उस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए भी जाएं। उस प्रदर्शनी के चित्रों को देखें, अपनी वर्तमान पीढ़ी को भी अवगत कराएं। और केवल यहीं पे नहीं, पूरे प्रदेश भर के सभी नागरिकों से मैं कहूंगा कि इसका अवलोकन जरूर करें, अपने वर्तमान को भी समझाएं और आने वाली पीढ़ी को भी समझाएं ये क्या है, ये दृश्य क्या है, ये दृश्य क्या इंगित करता है। और याद रखना, जो लोग 1947 में मौन थे, जिनके स्वर उस समय भी नहीं फूट रहे थे, उनकी नजरें तब भी सत्ता में थी, सत्ता पर थी। एन केन प्रकारेण सत्ता मिले, देश की कीमत पर सत्ता मिले, उन लोगों के कृत्य आज भी वही है। आपने पिछले कुछ दिनों पूर्व बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हुए कत्लेआम की घटना को देखा होगा। तब भी ये दल मौन थे, क्योंकि बांग्लादेश की घटना पर अगर ये कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते तो उनको लगता था कि उनका वोट बैंक कहीं यहां खिसक न जाए। उनके लिए उन दलित हिंदुओं के कत्लेआम मायने नहीं रखता है, उनके लिए अपना वोट बैंक मायने रखता है। ये कोई दल बोला नहीं था, ये लोग तब भी मौन थे, ये आगे भी मौन रहने वाले हैं, क्योंकि ये अपने निहित स्वार्थ के लिए सत्ता को अपना केंद्र बना करके, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना करके, उस पूरी सत्ता को अपनी पारिवारिक विरासत का हिस्सा बना करके देश के साथ यही धोखा करने वाले हैं। इन्होंने यही किया था और यही करने की मंशा के साथ ये लोग अव्यवस्था और अराजकता फैलाते हैं। हमें आश्चर्य होता है, यह देश गुलाम क्यों हुआ? गुलामी का कारण क्या था? ऐसा नहीं कि हमारे पास बल की, बुद्धि की या वैभव की कमी रही हो, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। हमसे बलशाली दुनिया में कोई नहीं था, हमसे वैभवशाली भी कोई नहीं था।
भारत जैसी बुद्धि भी नहीं थी किसी के पास। आज से 400 वर्ष पहले 16वीं 17वीं शताब्दी में अगर भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना कोई करे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 24% था। 24 से 25% भारत का, अकेले भारत का हिस्सा था। इसका मतलब भारत वैभवशाली था, धन धान्य से परिपूर्ण था। हमारे पास धन धान्य था, इसीलिए विदेशी आक्रांता हमला कर रहे थे, हमला करने के लिए आतुर थे। तो जब हमारे पास न बल की कमी थी, न बुद्धि की कमी थी, न वैभव की कमी थी, फिर कमी क्या थी? 2 कारणों से यह देश गुलाम हुआ था। एक, आपसी अंतर विरोधों के कारण। आपसी अंतर विरोध, जाति, क्षेत्र, भाषा, इन वादों में विभाजन, यही हमारा अंतर विरोध एक था। अंतर विरोध जब है तो अंतर विरोध के साथ दूसरी चीज सरलता के साथ समाहित हो जाती है, और वह है षड्यंत्र। षड्यंत्रकारी फिर भारत के अंदर षड्यंत्र करने में सफल हुए। परिणाम क्या था? परिणाम गुलामी, गुलामी के रूप में। सामूहिक रूप से हम लड़ नहीं पाए, क्योंकि ये लगता था कि हमला उस पर हो रहा है, मैं क्यों बोलूं। हमला आज फलानी जाति पे हो रहा है, मैं क्यों बोलूं। हमला फलाने क्षेत्र पे हो रहा है, मैं क्यों बोलूं, हम क्यों लड़े। दुष्परिणाम सामने आने ही थे। देश गुलाम हो गया। यानी सनातन काल से जो भारत एक भारत था, अब भारत टुकड़ों में बढ़ गया। उस भारत के टुकड़े कर दिए गए। 1947 आते आते जिस देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी जी ने, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, राजगुरु पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, त्यात्या टोपे, वीर सावरकर जैसे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी थी। जिस देश में कभी यह मंत्र गूंजा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम लेकर के रहेंगे, उस देश की क्या कीमत उसकी हमें चुकानी पड़ी। कौन इसके लिए दोषी था? और कभी उन दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए हमने कोई प्रयास प्रारंभ किया, और कभी हमने उनकी वर्तमान पीढ़ी से प्रश्न पूछने का प्रयास किया? वे तो अपने स्वार्थ के लिए जब उनके मन में आया तब देश को क्षेत्र के आधार पर लड़ाते रहे, कभी उत्तर कभी दक्षिण के रूप में, कभी पूरब और कभी पश्चिम के रूप में, कभी हिंदू और सिख के रूप में।
उनकी राजनीतिक रोटी सेकी जाती रही, लेकिन कमजोर भारत हुआ। विभाजन की कीमत भारत को चुकानी पड़ी, निर्दोष नागरिकों को चुकानी पड़ी। वह कीमत आज तक भारत चुका रहा है, लगातार चुका रहा है। ये वही कीमत है जो कभी आतंकवाद के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी माओवाद के रूप में, कभी उग्रवाद के रूप में लगातार भारतीयों को डस रहा है। लेकिन ये 1947 के पहले के उस षड्यंत्र पर हम सब की चुप्पी की ओर भी हम सब का ध्यान आकर्षित करता है। और ये लोग आज भी अपने साफ गोही का प्रमाण लेकर के समाज के सामने ऐसे घूमते हैं जैसे कि भारत इन्होंने बनाया है, जैसे कि भारत अगर ये नहीं होते तो भारत नहीं बनता। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। जिन क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया देश की आजादी के लिए, उनको भुला दिया गया। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ की सत्ता के लिए देश का विभाजन कराया, वे सर्वे सर्वा हो गए। देश की हर संस्था के नाम उस परिवार के, उस खानदान के नाम, देश की हर संस्था का नाम उस खानदान के नाम हो गया। और हम सब मौन रह करके सब दृश्य देखते रहे। आज भी ये क्या कर रहे हैं? आज भी इनकी हरकतें क्या है? मैं बहुत शक था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। एक्ट का विरोध कोई औचित्य नहीं था, लेकिन एक्ट का प्रावधान था कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यानी ये तीनों भाग वह हैं जो अखंड भारत के हिस्से हुआ करते थे। आज से नहीं, हजारों वर्षों की विरासत एक साथ जुड़ी हुई है। और उसमें प्रावधान था कि इन देशों में कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जैनी, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई ईसाई अगर वहां से निकाला गया है और वह भारत में शरण लिए हुए 5 वर्ष हो गए हैं, तो उसे हम भारत की नागरिकता देंगे। इसमें कहीं ये नहीं था कि हम मुसलमान की जमीन लेंगे या कांग्रेस की जमीन लेंगे या समाजवादी पार्टी की जमीन ले लेंगे। ये कहीं नहीं था, एक्ट में कोई प्रावधान नहीं। लेकिन आंदोलन देश के अंदर करने के प्रयास हुए। आपने देखा होगा लखनऊ में भी आगजनी करने का प्रयास हुआ, कानपुर में, मेरठ में, संभल में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, जगह जगह करने के प्रयास हुए। तो गनीमत थी कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की कृपा से यूपी में डबल इंजन की सरकार थी। आप सोचो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से रही होती तो दंगों की आग से क्या यूपी उभर पाता?